हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसकी निश्चित है जिसका संघर्ष है जारी। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर से चैप्टर 1 के आगे का जो टॉपिक है हमारा कि किसी भी द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, इससे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण जो बल आघूर्ण होता है उसका मान कितना होता है। आज अपन पढ़ेंगे कि किसी भी द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करते हैं और इसका मान होता कितना है। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको शुरू करते हैं। और देखो, मैं आपको बता दूं कि अपने राजस्थान बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ये है कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है। यानी कि सबसे पहले अपन बात करें कि देखो, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी d पर रखे हुए हैं तो इस निकाय या इस व्यवस्था को ही द्विध्रुव कहते हैं। अब द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कौन सी होगी? यानी इसी द्विध्रुव पर आगे जाकर कहीं ना कहीं या इसी द्विध्रुव पर पीछे की ओर, यानी इसी रेखा पर जो स्थिति हमें मिलेगी वही द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कि देखो हमारे पास दो आवेश है। पहले अपन डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, एक शानदार सा डायग्राम आपके सामने है। तो इसके टॉपिक के लिए सबसे बढ़िया और जरूरी बात क्या है, थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान में आपको रखना है। तो देखिए बच्चों, डायग्राम इसका हमने किस प्रकार से बनाया। एक बार मैं डायग्राम को अलग से डिस्कस कर लेता हूं कि मान लेते हैं ये हमारे पास दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, -q और +q। और यहां पर देखो इस द्विध्रुव का नाम दे देते हैं अपन AB। फिर देखो अपन इसका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, मिड पॉइंट ले लिया हमने कोई भी बिंदु O। अब हमें पता है कि इसकी जो डिस्टेंस अपन लेके चल रहे हैं वो डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस d। जब ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस d है और ये इसका मध्य बिंदु है तो ये जो दूरी रह गई, ये डिस्टेंस रह गई, ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है बच्चों? d/2। अब देखो, अपन इन दोनों आवेशों के कारण क्या निकालने वाले हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं हमें पता है कि धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धनावेश से दूर होती है, यानी बाहर की ओर होती है। बात करें अपन ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ऋणावेश की ओर, यानी कि अंदर की ओर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन देखो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स ऐसी कोई निश्चित बातें हैं सारी इसमें। हमने मान लिया कि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मान लो E1 है। तो यहां से इसी रेखा को अपन थोड़ी सी आगे बढ़ाएं तो यहां पर देखो धनावेश से दूर होगा, बाहर की ओर। देखो एरो का साइन बाहर की ओर है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर रहेगी? यानी कि इसके अंदर की ओर रहेगी। देखो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये देखो यहां पर ये क्या हो गया बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई E1, यानी कि बाहर की ओर है। अब यदि मैं बात करूं -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो बच्चों इसकी दिशा होगी, देखो आवेश की तरफ रहेगी। तीर का निशान किधर रहेगा? आवेश की ओर। इसको अपन मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E2। तो देखो इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं कि माना +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बच्चों? E1। और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है प्यारे बच्चों? E2। अब देखो अपन इनका मान निकालते हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं बारी बारी से। तो देखो सबसे पहले देखो बच्चों अपन निकालेंगे E1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1। तो देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का, KQ बटे में R², KQ बटे में R²। अब देखो हमें पता है कि R दूरी कितनी इसमें, तो इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों,
यहां पर देखो दूरी कौन सी ली जाती है, सबसे पहले अपन बहुत आराम से इसको देखते हैं कि दूरी कौन सी ली जाती है। कि देखो बच्चों, जहां पर आवेश रखा है प्लस क्यू बी बिंदु पर, और जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है पी बिंदु पर हमें क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डायग्राम की अपन बात करते हैं। देखो ए बी इसमें एक द्विध्रुव है, ए बी के मध्य बिंदु से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। तो पी पर ज्ञात करेंगे तो बिंदु बी से पी की दूरी अपने को इसमें लेनी है। तो यहां पर लेंगे अपन बीपी का स्क्वायर। बच्चों इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की जो दिशा है वो दिशा किधर होने वाली है, बी से पी की ओर, यानी बाहर की साइड रहेगी, आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि धनावेश के कारण तीव्रता अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो इसकी दिशा रहेगी बच्चों बीपी दिशा में, बीपी दिशा में। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल एक फॉर्मूला लगाया है कि के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ए क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर यहां पर डिस्टेंस होती है जहां पर आवेश स्थित होता है, और जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है, तो बी से पी की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने यहां पर लिख दिया बीपी। अब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, इसकी दिशा किधर होगी बच्चों, बी से पी की ओर, यानी कि वेक्टर बीपी बीपी दिशा में होगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं अपन माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी मानी थी, E2। E2 का मान अपन निकालेंगे इसमें, तो E2 इक्वल टू देखो बच्चों कितनी होगी, के क्यू बटे में के क्यू। इसके लिए दूरी कौन सी होगी, देखो एक बार यहां से देखो बच्चों, आवेश माइनस क्यू कहां पर स्थित है, ए बिंदु पर, फाइंड कहां पर करनी है अपने को, पी बिंदु पर। तो डिस्टेंस क्या रखोगे इसकी बताइए, एपी, एपी का स्क्वायर। अब बच्चों इसके लिए दिशा किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, तो माइनस क्यू आवेश, देखो एरो का साइन किधर है, एरो की डायरेक्शन है माइनस क्यू आवेश की ओर। तो इसको आप कैसे लिखोगे, पी ए दिशा में, पी ए दिशा में इसको अपन रखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इस प्रकार से हमने इसका मान निकाल दिया। अब इस डायग्राम की हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं, हम यहां पर इसका मान निकालेंगे, बीपी और एपी जो डिस्टेंस ली थी इसकी वैल्यू अपन इसके अंदर निकालने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, बीपी डिस्टेंस अपन निकालने वाले हैं। तो देखिए इसमें बीपी डिस्टेंस कैसे लेंगे, बीपी डायग्राम में देखते रहिए बीपी। अब बीपी कितनी होगी, देखो ओ से पी तक की डिस्टेंस है टोटल आर। अगर हम इसमें से आर में से अगर ओबी डिस्टेंस घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बीपी। तो देखिए बीपी का मान कितना आ गया बच्चों, आर माइनस डी बाई टू, आर माइनस डी बाई टू। इसी प्रकार से बच्चों एपी की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। तो देखिए एपी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, तो ध्यान से देखेंगे एपी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, हमें चाहिए ए की। तो इसके अंदर अगर हम एओ डिस्टेंस को और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा एपी डिस्टेंस। तो देखो एपी का मान कितना होगा, आर प्लस डी बाई टू। अब ये दोनों की दोनों वैल्यू अपन इन इक्वेशंस के अंदर रखेंगे तो बच्चों E1 और E2 का मान कितना आने वाला है, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए के क्यू बटे में बीपी की वैल्यू मैं रख रहा हूं आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू रखेंगे तो देखो कितना आएगा, के क्यू बटा आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों आगे अपन क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द बिंदु P, एट बिंदु P पर अपन निकालेंगे। तो बिंदु P पर यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, तो यहां पर देखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। बच्चों हमने डायग्राम में देखा है कि जो E1 और E2 है, आप यहां पर देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है।
जिसके कारण क्या होने वाला है कि यहां पर जो इसका योगफल हो रहा है, इसकी जगह यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कैसे निकाली जाएगी, E1 माइनस E2 की सहायता से, E1 माइनस E2 की सहायता से टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाला जाएगा बिंदु P पर। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इसको आप क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रखने वाले हैं, किसमें, इक्वेशन थर्ड के अंदर। ठीक है बच्चों, देखिए के क्यू बटे में r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे में r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके अंदर देखो अपन क्या करने वाले हैं, देखो इसका रिमेनिंग जो पार्ट है अपन इधर लिखेंगे, E इक्वल टू, या इसको देखो के क्यू को अपन इसमें से क्या कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि P बिंदु पर निकालने वाले हैं तो यहां पर किस प्रकार से निकालेंगे, E बराबर E1 प्लस E2। लेकिन हमने क्या देखा कि E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण यहां पर इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र का E बराबर E1 माइनस E2 रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें मैंने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो वैल्यू है वो इक्वेशन थर्ड में यहां पे रख दिया, ऐसे कैसे। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखो E1 की वैल्यू रखी मैंने माइनस E2 की वैल्यू रखी। अब इसके बाद में बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, तो यहां पर देखिए अपन यहां से के क्यू जो है कॉमन लेके इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से होगा, के क्यू को ले लिया मैंने बाहर, 1/r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसको अपन एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं आगे। तो देखिए देखो इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों, r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसको। तो इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, तो यहां पर देखो r माइनस डी बाई टू है, तो यहां पर ऊपर कितना आ जाएगा, r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, साइन किसका है, माइनस का, तो क्या लिखेंगे, r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। देखो हमने इसको इस प्रकार से कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, अपन इसको आगे सोल्व कर रहे हैं, के क्यू ऐसे कैसे। देखो प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटे 4 प्लस आर डी। इसमें देखो क्या रहेगा, माइनस r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा 4 और प्लस आर डी बटे भी क्या रहने वाला है, देखो प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार स्क्वायर को अपन हटा के वैसे देखते हैं, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फैक्टर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर उसका कर देंगे अपन होल स्क्वायर। तो देखो कैसे लिखेंगे, r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा 4 और इसका कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊपर वाली संख्या में अपन देख रहे हैं, तो देखिए यहां पर एक जो संख्या है आर डी प्लस आर डी, ये सेफ रहेगी, बाकी दोनों में अपोजिट साइन है, विपरीत संख्याएं हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। सदिश ई के क्यू इक्वल टू कितना आया, आर डी प्लस आर डी कितना होगा बच्चों, 2rd, और बटे में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा 4 की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहां पर अपन एक पता है कि r की वैल्यू है d से काफी बड़ी होती है, r की वैल्यू d से बहुत बड़ी होती है, यानी कि हमें पता है कि d क्या होती है, कि दो विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी होती है। जब हमें पता है कि r का मान d से बहुत बड़ा है, तो r स्क्वायर की वैल्यू d स्क्वायर बटा 4 से बहुत ज्यादा बड़ी होगी, जिसके कारण d स्क्वायर बटा 4 को अपन क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट मान के चलेंगे, नगण्य मानेंगे। तो हमारे पास देखो क्या संख्याएं बचेंगी यहां पर, E इक्वल टू देखो के क्यू, और यहां पे देखो बच्चों 2rd बटे में, देखो ये डी स्क्वायर बटा 4 0 हो गया,
आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी आर की घात कितनी होगी बच्चों 4। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर आर की घात 4 है, ऊपर एक आर और बचा हुआ है, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना रह जाएगा आर की घात 3। और ध्यान से देखो बच्चों Q इंटू डी से एक फॉर्मूला बन रहा है जो जिसको अपन क्या बोलते हैं द्विध्रुव, क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो इसको देखो बच्चों मैं यहां पर लिखने वाला हूं, चूंकि P इक्वल टू कितना होता है Q इंटू डी, P इक्वल टू कितना होता है Q इंटू डी। तो यहां से देखिए कैसे लिखने वाले हैं अपन इसको, चलो ठीक है, यहां शायद आपको देखने में प्रॉब्लम रहेगी तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। E इक्वल टू कितना आएगा Q इंटू डी से कितना होने वाला है, हमें पता है कि देखो P इक्वल टू कितना होता है Q इंटू डी। तो इस Q को और D को मिला के बन जाएगा द्विध्रुव यानी कि P, और बाकी हमारे पास देखो क्या बचेगा 2kp बटा r3, 2kp बटा r3। तो प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यह होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो E इक्वल टू, यदि देखो अपन किसकी वैल्यू रखें k की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या बच गया 2p बटे में r3। तो प्यारे बच्चों ये होता है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जिसमें हमने क्या देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो समझ में आया होगा, और इसको आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। कल अपन देखेंगे द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए फिजिक्स धारा चैनल के साथ।